स्वागत है आपका बीपीएससी के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। और क्रॉनिकल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर ओमकार नाथ, हम लोग बातचीत कर रहे हैं 71th बीपीएससी के बारे में। जो भी प्रश्न आएंगे, जैसे भी आएंगे, और उनका एक मॉडल आंसर क्या होगा। और उसी की श्रृंखला कड़ी में हमने कुछ टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए और आप उनके कुछ उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर की। पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के इंपॉर्टेंस के बारे में बताइए। सिलेबस से ही टच किया गया है, नॉर्मल सा प्रश्न है देखने में, एकदम इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा गया है, मतलब फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ प्रियम्बल जो भी कह ले। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेपरेशन ऑफ थ्योरी के पूछ बारे हैं कि उल्लंघन से जुड़ी हुई घटनाएं बताएं, मतलब जो इससे रिलेटेड इंसिडेंट है उनके बारे में बताइए। तो अभी ये जो लगातार चर्चा हो रही है, अभी तक एग्जाम में पूछ रहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या, कैसे, किस तरह। अब पूछ रहे हैं कि कोई जो इंसिडेंट जो इससे फुलफिल जुड़ा हुआ है, आप उसके बारे में बताइए। तीसरे प्रश्न को देखिए, सेकुलरिज्म रिलेटेड आइडियोलॉजी पर जो डिस्प्यूट्स उठ रहा है उसकी क्रिटिकली एनालाइज करिए। आज भारत की राजनीति में 2014 के बाद से सेकुलरिज्म के ऊपर जो विचार विमर्श का दौर पनपा है वो सबसे बड़ा इशू है, उभर के आया। ठीक उसी तरह एसआईआर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हो रहा है और जो पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शन आ रहा है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, बिहार के स्टेट असेंबली के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में जो भी चीजें सामने आई हैं उनके बारे में बताइए। क्योंकि एक प्रश्न एनालिसिस से आता है कि बिहार का विधानसभा चुनाव कैसे और किस तरह अलग रहा, या फिर क्या रिजल्ट बताता है, या उससे क्या सीख मिलती है, उसी से रिलेटेड है। आज के क्राइटेरिया में देखें तो सोशल मीडिया का रोल बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल सिस्टम को इफेक्ट करने में। इंडियन फेडरलिज्म और बिहार इससे कैसे इफेक्टेड हो रहा है, ये जुड़ा हुआ है। शानदार प्रश्न है। फिर एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम में रीजनल पार्टी का क्या रोल है और क्या चेंज आ रहे हैं रीजनल पार्टी के वर्किंग नेचर में, इसके बारे में कमेंट पूछा गया। इट मींस बीपीएससी के पेपर को उठा के देखें तो फेडरलिज्म, रीजनल पार्टी, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल सिस्टम से आता ही आता है प्रश्न। अगले प्रश्न को देखें, फिर पूछा है कॉलिब्रेशन गवर्नमेंट के बारे में बताइए और डू यू एग्री कि इसके पहले जो कॉलिब्रेशन या कोलिशन गवर्नमेंट के इंडिकेटर थे वो टोटली चेंज हो चुके हैं, बिहार के रेफरेंस में बताना है। फिर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में बताइए, और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में माइनॉरिटी से जुड़े हुए इशू कैसे इफेक्ट के आ रहे हैं, इसके बारे में पूछा गया। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में आगे आइए। फिर आते हैं इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी में। इंडिया और यूरोपियन संघ के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का कंडीशन पूछा गया है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन के बारे में। रूरल एरिया की जो डेमोग्राफी है उसके बारे में बताइए और इसे डेवलपमेंट जो बिहार के प्लान है उसको एक्टिव बताइए। फिर पीएम सेतु स्कीम्स के बारे में पूछा है, किसका क्या मतलब है, क्या रिलेवेंट है। फिर एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम, मतलब बिहार के शुगर मिल्स में एथनॉल बेस्ड या मिक्सअप जो प्रोग्राम चल रहा है बिहार के बंद पड़े शुगर मिल को कैसे इफेक्टेड कर सकता है, या कैसे मोटिवेट या कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है। एक और सवाल बहुत जो इंपॉर्टेंट है, विदाउट सोशल जस्टिस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है, और विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल जस्टिस को गेन भी नहीं किया जा सकता। एक और, आरबीआई के पास जो गोल्ड रिजर्व बढ़ रहे हैं उसके बारे में पूछा गया है, उसके इम्पैक्ट के बारे में। फिर उसके बाद है बिहार के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को चर्चा करिए या उसको एक्सप्लेन करिए और
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का रिव्यू करिए। अब आते हैं साइंस में, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के देखिए सारे सवाल उसी से जुड़े हैं जो बिहार के लिए रिलेवेंट है। यहां देखिए आर्कटिक क्षेत्र में, मतलब जो आर्कटिक रीजन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी इनिशिएटिव हुई है उसके बारे में आपको कमेंट करना है। फिर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और साइंस टेक्स है। इंटरनेशनल नेचर, एक तरीके से क्या ना, यूनियन ऑफ कंजर्वेशन वाला जो है उसकी रिपोर्ट में इंडिया का क्या रोल है। एरोसल पॉल्यूशन के केसेस और इम्पैक्ट के बारे में बताइए। बिहार गवर्नमेंट की एनर्जी पॉलिसी के बारे में है। फिर बिहार गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट पॉलिसी के बारे में। फिर बायोटेक की क्या जो अचीवमेंट है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, और बिहार गवर्नमेंट की बायोटेक पॉलिसी क्या है। या फिर टेक्निक्स डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में कैसे यूजफुल हो सकती है, और एट दिस टाइम बिहार गवर्नमेंट इस टेक्निक का यूटिलाइजेशन अपने डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे कर रही है, डिजास्टर कंट्रोलिंग के लिए। तो अभी तक आपने जितनी भी सारी चीजें पढ़ी या जिस चीज की हम लोगों ने चर्चा की, यहां पर सॉरी जिस चीज की हम लोगों ने चर्चा की, ये सारे प्रश्न देखिए रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये इस बार के आने वाले प्रश्नों में मुख्य भूमिका निभाने की पूरी संभावना रखते हैं। कहीं ना कहीं 110% मुझे भरोसा है कि बीपीएससी का अप्रोच यही है, और इसी अप्रोच पर प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं सीधे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के इंपॉर्टेंस की चर्चा करें। अब इसी से रिलेटेड है। क्या है भाई? आइए, तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस बताना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेम्बल में आप क्या करेंगे? पहले पॉइंट, यही 5 पॉइंट है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। एग्जामिनर उम्मीद रखेगा या चाहेगा कि आप इसको इसी वे में लिखें। एनसीईआरटी 11th और 12th में दिया हुआ है कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी आती है। नंबर 2, यह आत्मा कुंजी की कॉन्स्टिट्यूशन का है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिशन को यह सामने लाता है। और चौथा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि सिटीजन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। और पांचवा है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये हेल्पफुल है। यही 5 चीजें बताई गई हैं, सिंपल से एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा। कहीं कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन थ्योरी का उल्लंघन कैसे हो रहा है, या क्यों इसको माना नहीं जा रहा है, या फिर ये जो एक तरीके से वायलेशन जो हो रहा है इसके बारे में बताइए। मतलब एट प्रेजेंट भारत में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब एक्सिक्यूटिव, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव या जुडिशरी में जो 3 स्तंभ माने जाते हैं, उसमें एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में किस प्रकार का डिस्प्यूट्स देखा जा रहा है। 2 लोग एक दूसरे के काम में टांग कैसे आ रहा है। पहले पूछा जाता था ये क्या है, अब पूछा जा रहा है कि इसका उल्लंघन कैसे हो रहा है। इट मीन्स एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि इसकी प्रेजेंट एक्टिव कंडीशंस आपके देश में क्या है, उसी के बारे में लिखना है। तो सीधे आ जाइए, इंट्रो की जरूरत नहीं है। उल्लंघन कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले आप बताएंगे क्या डालना है, सम एग्जांपल दैट जस्टिफाई दिस पॉइंट। मतलब कुछ उदाहरण देने हैं जो इस पॉइंट्स को जस्टिफाई। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू से क्या स्थिति पनपी है। मतलब एक तो कानून बना रहे, जैसे एसआईआर के ऊपर कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उड़ीसा और झारखंड के भी जुडिशियल अधिकारी बंगाल में एसआईआर के काम में हाथ बटाने गए, कुछ डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट ये है, इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरे पॉइंट में आप बताएंगे कि एनजेजे से जुड़ा हुआ जो विमर्श है उसके वजह से समस्या उभरी है। तो इसमें ये और ये दोनों बता सकते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला और नेशनल एक कमीशन बनाने की बात हो रही है, इस पे एक गतिरोध जन्मा है। तीसरे पॉइंट्स में बताएंगे कि गवर्नमेंट बार बार ऑर्डिनेंस जारी करती है, उसको लेकर के जुडिशरी से और एक्सिक्यूटिव के बीच में प्रॉब्लम आई। और चौथे में
सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का प्रयोग जो कर रही है उसके ऊपर भी कई तरह की टीका टिप्पणियां हुई, उसमें ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स। फिर कई राज्यों में राज्यपाल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तमिलनाडु वगैरह के राज्यों में राज्यपाल को पॉइजनस गवर्नर कहा गया। तो यहां भी देखेंगे तो इन घटनाओं या इन चीजों के वजह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में टकराव हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कुछ खास चीजें हैं जो आपको जाननी है, और जानने के पीछे मूल कारण यही है कि बीपीएससी के ट्रेंड में मैक्सिमम प्रश्न वो रहते हैं जिनसे हमारा देश प्रभावित होता है। हमेशा देखिएगा तो बीपीएससी उन्हीं प्रश्नों को पूछता है जो उसके देश के सिस्टम में इफेक्टिव है। एक तो सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, दूसरा इसमें आपको पॉजिटिव भी जानना है, दूसरा निगेटिव भी जानना है, और अगर इनका संबंध बिहार से है तो आप इसके बारे में तो एकदम जानना है। तो हमेशा देखिएगा प्रश्न प्रैक्टिकल रहते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़े रहते हैं। अब आगे आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर जो डिस्प्यूट उठ रहा है उसको एनालिसिस करिए। पूरी लड़ाई ही सेकुलरिज्म के ऊपर है। बीजेपी वालों का क्या ध्येय है बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको डिस्कस करना है। अब देखिए, ये प्रश्न बहुत शानदार है, बहुत स्टैंडर्ड है। एनसीईआरटी की किताब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप इस प्रश्न को नहीं लिख पाएंगे या लिख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लगातार 5-7 सालों से आईएएस में ये प्रश्न आ रहा है। ये प्रश्न जानना चाहता है कि सेकुलरिज्म को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके देश में सेकुलरिज्म का जो एक पैमाना चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या सोच है, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में सेकुलरिज्म किस रूप में इफेक्टिव है, तीसरा पॉजिटिव और कुछ निगेटिव, और उसका असर बिहार पे क्या पड़ रहा है। 3 से 5 एंगल हैं जिसमें आपको प्रश्न को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे ए क्रिटिकली रिव्यू ऑफ द डिबेट टेकिंग प्लेस इनटू इंडियन पॉलिटिकल रिगार्डिंग द आइडियोलॉजी ऑफ सेकुलरिज्म। फीलिंग यही होनी चाहिए आपके आंसर में। तो सबसे पहले आप उठाएंगे कि सेकुलरिज्म का जो मॉडल है, हाउ टू डिफरेंट देन यूरोपियन मॉडल। तो यूरोप में ये मॉडल चलता है, स्टेट रिलीजन से सेपरेट रहेगा, इंडिया का मॉडल अलग है, और फिर इन दोनों का कंक्लूजन आप निकालेंगे कि यूरोप में सेकुलरिज्म का मतलब राज्य और धर्म का अलगाव है, लेकिन भारत में इसका मतलब एक सकारात्मक सहयोग है कि राज्य धर्म की संकीर्णता को दूर करने में सहायक होगा, और भी कई तरह की चीजें। दूसरे स्टैंड में बताएंगे कि स्यूडो सेकुलरिज्म, तुष्टिकरण का एक आरोप जो लग रहा है, जो डिस्प्यूट्स पनप रहे हैं, चाहे वो साहबानों का मामला हो या यूसीसी कॉमन सिविल कोड। फिर इसमें बताएंगे एट दिस टाइम, मतलब वर्तमान समय में ये जो कुछ आरोप लग रहे हैं कि सेकुलरिज्म तुष्टिकरण का एक माध्यम है। तीसरा, फिर आप बताएंगे यूसीसी से ही ले लें, डिस्प्यूट्स क्या है, एक सेकुलर कंट्री में पर्सनल लॉ का क्या मतलब है, और फिर उसकी एनालिटिकल कंक्लूजन देंगे कि इसके वजह से भी डिबेट देखा जाता है। फिर चौथे पॉइंट में आप बताएंगे क्या कि स्टेट सोशियो रिलीजियस का एक इंडिकेटर है, स्टेट द्वारा कई रिफॉर्म को इंप्लीमेंट किया गया है, बट ये रिफॉर्म का लिमिटेशन ओनली हिंदू सोसाइटी तक है। फिर इसको कंक्लूड करेंगे कि इसमें अन्य मुस्लिम सोसाइटी नहीं है जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है। और फिर आप बताएंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम में माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स कैसे इफेक्टिव है। बहुत सारी चीजें हैं मुस्लिम सोसाइटी से जुड़े हुए इशू के, एक सेकुलर कंट्री में माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन, हज पे सब्सिडी, उनका सेपरेट लॉ, सेपरेट ड्रेस कोड, सेपरेट फेस्टिवल, सेपरेट जो छुट्टियों का दिन, कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, वो इफेक्टिव हो रहा है, वो सेपरेशन का कारण बन रहा है, और उसका एक कंक्लूजन देंगे पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, बहुत डिस्प्यूटेड प्रश्न है और इस प्रश्न को मैंने कई बार डील भी किया है। एग्जामिनर बस आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है कि आप सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म से जुड़े हुए इंडिकेटर के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, बस यही बात। तो अगर पहले से अगर आपकी क्लियरिटी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
आप इसके ऊपर 15 से 20 मिनट का लेक्चर सुनिए जहां भी आप पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड सारी चीजों को लिखने का प्रयास करिए। आगे। एसआईआर के ऊपर पूछा है कि एसआईआर को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी का क्या रुख है। तो इसमें आप थोड़ा बताइएगा कि एसआईआर को लेके क्या हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ऑपोजिशन के जो लीडर बता रहे हैं कि इससे सब आपको बताना है व्हाट इज द ऑब्जेक्शन ऑफ आरजेडी कांग्रेस एंड तृणमूल कांग्रेस ऑन एसआईआर। तो दो तो हो चुका है, तीसरा का दौर जारी है। आपको बताना है कि वोटर लिस्ट से वोटर को डॉक्यूमेंट को कॉम्प्लिकेटेड बनाना, ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है, और ये जो एसआईआर की टाइमिंग है वो ड्यूल बिहेवियर वाली है, और वोट बैंक के हिसाब से इस एसआईआर को एक्टिव किया जा रहा है। ऑपोजिशन का ये 5 ऐसे मुद्दे हैं या 5 बेस पर एसआईआर का विरोध किया गया। ये बिहार में भी उसी तरह चला है और ये बंगाल में भी चल रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर किसी भी राजनीतिक दल का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना है। आप सब लोग जानते होंगे कि इस नेता ने ये बात कही है, बट आप लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि उस नेता ने क्या कहा है। पॉइंट यहां डालना है क्या कहा गया है, फिर आप बताएंगे कि ये जो बातें कही गई हैं इनका बैलेंस उत्तर क्या होगा। तो फिर आप बताइए कि यह जो भी निगेटिविटी है उसको शॉर्ट आउट करने का एक प्रोसेस है, और 1 पर्सन 1 वोट की थ्योरी को पालन करता है। व्हाट इज द रिस्पॉन्स टू द एलिगेशन अगेंस्ट एसआईआर, इस पॉइंट में आपको ये डिस्कस करना है। फिर कोर्ट में मामला पहुंचा, इलेक्शन कमीशन ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि यह एक लीगल राइट्स है इस एक्ट के तहत और इस आर्टिकल के तहत, और जो डॉक्यूमेंट्स को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो डोर टू डोर हो रहा है, और हमारे बूथ ऑफिसर एक्टिव हैं, और इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी कोऑपरेटिव हो रहे हैं। फिर उसमें आपकी अपनी व्यू होनी चाहिए, व्हाट कुड बी ए क्रिटिकल कंक्लूजन टू द कंट्रोवर्सी ऑन एसआईआर, मतलब आपका अपना अप्रोच क्या है। तो इसको ये बड़े में भी आ सकता है सवाल 36-37 में। तो आप बताइए कि एसआईआर को लेके जो डिस्प्यूट पनपा है वो अनफेथफुल या बायसनेस का एक इंडिकेटर है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व है वो इंडिया के पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है। तीसरा, सेंट्रल और स्टेट में डिस्प्यूट्स है तो उस डिस्प्यूट का असर एसआईआर पे हो रहा है। चौथा, एसआईआर एक फ्री, इंडिपेंडेंट और प्योर इलेक्शन कराने का इंडिकेटर है, और एसआईआर बायस्ड न हो यह भी हमें देखना चाहिए। ये मैंने आपका कंक्लूजन 5 कंक्लूजन दिया है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये प्रश्न 36 और 38 में आ जाएगा, मैंने तो 8 नंबर में ही दे दिया है। कुल मिलाकर के एसआईआर पर ऑपोजिशन ने क्या कहा है, पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना होगा। जब भी आप एसआईआर डिस्कस करें तो सबसे पहले आप देखें कि विपक्ष ने क्या कहा है, ठीक है। फिर विपक्ष के उत्तर को आप बैलेंस करेंगे कि भाई इसका औचित्य क्या है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, और चौथा आप कंक्लूजन देंगे कि भाई इन सब के पीछे क्या हो रहा है, और इसमें आप कम से कम अपना व्यूज देंगे। तो ऐसे ही चलेगा इसके बारे में। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात चाहे बिहार से जुड़ा हो, बात चाहे बंगाल से जुड़ा हो। अब ये प्रश्न आए तो इसको इसी रूप में आपको डील करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट पूछा है बिहार असेंबली इलेक्शन के बेस पर जो बिहार के वोटर्स हैं उनके रिएक्शंस को बताएं। कई बार पूछता है, हाल का बिहार का चुनाव कई मायनों में अनोखा था। अब मैं दिल्ली में था, लेकिन दिल्ली में रहने के बाद भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से बिहार के इलेक्शन पर नज़र लगातार बनी रही, और इसी नज़र के बने रहने के कारण कई सारी चीज़ें उभर करके सामने आई हैं, जिसके वजह से हम इसके बारे में एक स्पष्ट सोच बनाए। सबसे पहले इलेक्शन एनालिसिस रिलेटेड इवेंट्स के बारे में आपको लिखना है कि एनडीए की जीत हुई, ठीक है भाई, रिजल्ट ये आया और ये गुड गवर्नेंस की जीत है, ये आपने कंक्लूजन दे दिया। दूसरे पॉइंट्स में बताएंगे रोल ऑफ वुमेन्स वोटर,
कितना परसेंटेज रहा, वुमेन्स इंडिकेटर साइलेंट वोटर की क्या रोल रहा, और एक चीज ये भी कह सकते हैं somebody से कि पोलराइजेशन के पीछे फ्रिबिज जैसी पॉलिसियां इंप्लीमेंट करती रही, ऐसा भी कहा जा रहा है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इतने परसेंट वोटर्स वुमेन्स के पड़े, वुमेन्स साइलेंट वोटर के रूप में एक्टिव हुई, गुड गवर्नेंस शराबबंदी के अलावा फ्रिबिज जैसी फैसिलिटी को ने भी पोलराइजेशन में एक रोल प्ले किया, somebody से ऐसा कहा जा रहा है। आप नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं। तीसरा, विपक्ष का प्रदर्शन, तो इसमें सुराज वाले भी हैं, सन ऑफ मल्लाह भी हैं और भी हैं। तो विपक्ष का प्रदर्शन, ये तीसरा कि ऑपोजिशन का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो सो इक्वेशन इफेक्टिव नहीं आए, जंगल राज और कास्टिज्म का जो वर्चस्व है वो भी चर्चे में रहा। और एक आप यहां भी लिख सकते हैं, ये जनसुराज जैसी पार्टी ने एंट्री मारी या जनसुराज जैसे नई क्षेत्रीय दल विफल होते दिखे, तो दूर एक अन्य राज्य के राजनीतिक दल का हस्तक्षेप भी देखा गया। अब इसमें ओवैसी ने कमाल कर दिया, ये सब नहीं लिखना, यही 5 पॉइंट आपको क्रमबद्ध रूप में लिखने हैं बिना किसी का पूर्वाग्रह का नाम लिए। फिर आप बताएंगे, आगे देखिए, जो वोटरों ने वोट डाला उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वोटर ने गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रिफॉर्म से इफेक्टेड होकर वोट डाला, ये मैंने परसेंटेज भी लिख दिया है। और लगभग 18 से 25 साल के यूथ वोटर्स में इतने परसेंट का ग्रोथ देखा गया। इसके अलावा सोशल मीडिया भी एक्टिव रहा पॉलिटिकल पोलराइजेशन में, सेंट्रल के इंपैक्ट को स्टेट में इंप्लीमेंट करने में, और इंडी गठबंधन या इंडी कोलिशन के इनएक्टिव होने में सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल रहा। एग्जामिनर यह उम्मीद रखेगा कि बिहार के चुनाव की एनालिसिस आपने किस रूप में रखा है। आप लालू यादव, नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी में उलझे हुए हैं या आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का पहला पॉइंट सिर्फ रिजल्ट के बारे में बताता है, दूसरा पॉइंट्स वुमेन्स वोटर के बारे में बता रहा है, तीसरा पॉइंट्स ऑपोजिशन के बारे में बता रहा है और ऑपोजिशन में भी ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं, चौथा पॉइंट्स वोटर्स के बारे में बता रहा है कि किस मुद्दे को देख के वोट डाला गया, पांचवा पॉइंट सोशल मीडिया की इफेक्टिवनेस को डाला गया। सच्चाई तो यह है, टिकट भी बिके हैं, घूसखोरी भी चली है, पानी की तरफ पैसा, शराब भी बटा है, बंदी के बाद भी, और चुनाव वैसे ही हुए हैं। और सबसे बड़ा रोल लालू का जंगल राज, नीतीश राज, इनकी लड़ाई है और भी कई तरह की चीजें हैं। और जातियों का ध्रुवीकरण है, हर जाति का अपना अपना वोट गिरा है तो वोट काटा गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुछ यही सीन है। लेकिन मूल बात है, इसमें मैंने जो भी बात कही, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, सब लोग जानते हैं। लेकिन मूल बात है, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे समस्या आएगी। जब इसको लिखने लोग बैठेंगे ना, तो नीचे का पॉइंट ऊपर जाता है, ऊपर का पॉइंट नीचे, कहीं कंटिन्यूटी नहीं आएगी, कहीं एनालिटिकल वे में नहीं आएगा, कहीं डाटा फैक्ट फिगर नहीं आएगा, और कहीं ऐसी बातें भी नहीं लिखी रहेंगी जिससे कोई बायसनेस, पूर्वाग्रह या किसी राजनीतिक दल के प्रति झुकाव का पता न चलने वाला एक जो फीलिंग है वो आंसर में आए, ऐसा नहीं दिखता। बच्चे वही लिखाते हैं जिस जाति के हैं या जिस पार्टी के सपोर्टर हैं, उसी पार्टी के अनुसार उनका उत्तर होता है। खासकर बिहार में तो रहता ही है। मैंने बार बार कहा, रियलिटी कुछ और होती है, लिखना कुछ और होता है। जिस दिन ये स्मार्टनेस आपके अंदर आ गई, आप डिप्लोमेट बन जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सोशल मीडिया ने बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इफेक्टेड किया है। सोशल मीडिया देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इफेक्टेड कर रहा है और इंडियन फेडरलिज्म और बिहार पे इसका क्या असर पड़ रहा है। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि आज के युग में सोशल मीडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, इससे फेडरलिज्म और बिहार का इलेक्शन कैसे इफेक्टेड हो रहा है। ये एकदम कंटेम्पररी चीज है। इट मीन्स फेडरलिज्म तो आता ही आता है, सोशल मीडिया का जो एक रोल है वो भी आ रहा है। सबसे पहले आप इंट्रो डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 36 या 38 जो भी होगा, और सबसे पहले बताएंगे ए थ्रू रिव्यू ऑफ हाउ सोशल मीडिया
एक्टिव्स इन अनफोल्डिंग, मतलब एक राजनीति में कैसे प्रभावी है। तो सबसे पहले लोगों को जोड़ने में सोशल मीडिया का रोल है। दूसरा, अपने राजनीतिक दल अपना एजेंडा सेटिंग में सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तीसरा, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि वोट डालना चाहिए। और चौथा, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण भी हो रहा है। और पांचवा, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। ध्यान रखिएगा, इजराइल गए मोदी साहब, आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस वाले अलग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वाले अलग आरोप लगाए। फिर हर किसी के पास मैसेज आ रहा है फेसबुक पर ऐसे वैसे कि मोदी जी ने ये किया तो गुनाहों का देवता, तो मौत के सौदागर, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। देखिए, तो ये 5 चीजें आपके राजनीति में सोशल मीडिया आपके दिमाग से खेल रहा है। क्लियर? पैरा चेंज करेंगे, फिर आप दूसरे पॉइंट्स में बताएंगे कि आपकी फेडरलिज्म पर वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो पूरे इस सोशल मीडिया का देखिए, तो सारे सोशल मीडिया का खेल है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उनके नेगेटिविटी को ये सामने लेके आ रहा है। मतलब भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, आरजेडी ने क्या किया, लालू जी ने क्या किया, बस ऐसे ही। दूसरा, जो डेमोक्रेसी की फेलियरनेस है या लैकनेस है, उनको लेकर के आइडियोलॉजिकल अटैक कर रहा है। रीजनल पार्टीज की नेगेटिविटी को बात कर रहा है, सामने रख रहा है। और जो भी रिलीजियस और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है। कुछ हिस्टोरिकल गलतियां हैं या जो भी थ्रेट्स हैं या फिर उनकी व्याख्या कर रहा है। और जितने भी नेशनल रीजनल पार्टी हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, कमेंट, खामियां निकाल रहा है। कुल मिलाकर के देखिए कि फेडरलिज्म के ऊपर सोशल मीडिया अटैक कर रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। अवेयर भी कर रहा है, निगेटिविटी को भी बता रहा है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी चीज को लिखना है, जानते तो सब लोग हैं, लेकिन मूल बात आती है लिखेंगे कैसे। तो इसी चीज को पैरा में एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन करते जाना है, वगैरह। ये समझ विकसित हो गई, आपने लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो लिख लेंगे, नहीं प्रैक्टिस की है तो जानने के बाद भी, दिमाग में रखने के बाद भी लिख नहीं पाएंगे आप। और फिर आप बताइए कि इससे फेडरलिज्म पर क्या इंपैक्ट डाल रहा है। तो फेडरलिज्म इससे कमजोर हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं वन पार्टी वन लीडर के ऊपर धीरे धीरे देखते जा रहे हैं। और बीजेपी या भाजपा या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। ये 3 चीज़ें हैं जो कंक्लूजन में डालें। आई थिंक ये नहीं कर पाएंगे आप लोग, मैं जानता हूं। और फिर बिहार में कैसे इफेक्टिव है, तो बिहार में इफेक्टिव है कैसे, सभी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट की नेगेटिविटी को बता करके पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है, पोलराइजेशन का एटमॉस्फेयर बन रहा है, फेडरलिज्म यूनिटरी गवर्नमेंट की ओर जाने की बात हो रही है। और कंक्लूड करिए, संघवाद सहयोगी है, आरोपित नहीं। मतलब फेडरलिज्म प्रोटेक्टिव होना चाहिए, जबरिया नहीं लादा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न को सही तरीके से 600 शब्दों में आप लिख पाएंगे। जानते तो होंगे, लेकिन बात जब लिखने की आती है ना तो खिचड़ी पक जाता है, कलम चलता नहीं है। कारण उन्हें समझ में नहीं आता है कि लिखें क्या। लेकिन अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि हाउ सोशल मीडिया इफेक्टिव इंडियन फेडरल सिस्टम एंड हाउ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बिहार इज इफेक्टिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, तो ये पॉइंट्स लिखना है। अगर ये थॉट्स आ गया तो फिर समस्या नहीं आनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, इंडिया के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम में रीजनल पार्टी के रोल क्या है बताइए, और रीजनल पार्टी के वर्किंग नेचर में क्या प्रॉब्लम आया है वो बताइए। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में ये प्रश्न है, और बिहार के पेपर में ये कुछ फेवरेट सवालों में से एक सवाल है कि रीजनल पार्टी का क्या रोल है। तो पहले पॉइंट्स में आपको बताना है रीजनल पार्टी इंट्रो, फिर रोल में आप बताएंगे कि यह फेडरलिज्म को एक्टिव करने में हेल्पफुल हो रहा है। यहां पर आपको बताना है हाउ आर रीजनल पार्टी एक्टिव इन इंडियन फेडरलिज्म। ये 5 पॉइंट देने हैं कि फेडरलिज्म एक्टिव करने में, फेडरलिज्म को एक्टिव करने में इफेक्टिव है। जो लोकल्स
विल है, इच्छाएं हैं, उनको सप्लाई करता है। ये डाइवर्सिटी का इंडिकेटर है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी का। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में उदाहरण हेल्पफुल है, और ये सोशल डेमोक्रेसी का इंडिकेटर है। एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स मेंशन होंगे। फिर आप बताइएगा चेंज क्या आया। तो भाजपा के आने के बाद से सारे पॉलिटिकल पार्टी में चेंज देखिए, या तो वो कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस के विरोध है, पहली बात। दूसरा, उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे हेमंत सोरेन या तो बीजेपी के साथ रहेंगे या कांग्रेस के साथ। यही बात नीतीश बाबू के साथ भी रहा है। कहने का मतलब है जो इनका अपना पर्सनल एजेंडा आइडियोलॉजी थी वो किनारे हो गई है, सत्ता में बने रहना है, वो ज्यादा ही बात आ गई। मतलब ये आइडियोलॉजी से रियलिस्टिक होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ करके विशुद्ध रूप से किसी कॉलेशन में शामिल हो रहे हैं, और किसी भी तरह पार्टिसिपेट करके सत्ता में आने की बात सोच रहे हैं या कर रहे हैं। वही बातें कह रही हैं कि इन्होंने अपने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया। व्हाट चेंज हैव टेकन प्लेस इन देयर वर्किंग सिस्टम टुडे, मतलब आज इनके गतिविधियों में क्या चेंज आ रहा है, ये पॉइंट आपको डिस्कस करना है। तो आपको बताना है कि इन्होंने आइडियोलॉजी को छोड़ दिया है, इनको एकमात्र एम्बिशन आ गया है कि कैसे पावर में आए या पार्टी ज्वाइन करके गवर्नमेंट बनाए। तीसरा, जितने रीजनल पार्टी हैं वो डिवाइडेड हैं इन दो गठबंधनों में। चौथा, प्रिविज का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। पांचवा, एक जो करिश्माई नेतृत्व होता है, मतलब फेमस लीडरशिप का अभी भी इंपैक्ट देखा जा रहा है। छठा, कुछ कास्ट और फैमिलीज तक ही रीजनल पार्टी लिमिटेड दिख रही है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। सातवां, ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट यहां दिखाई दे रहा है। आठवां, देखिए रीजनल इशू से ज्यादा डेवलपमेंट इशू इफेक्टिव हैं। और नौवां, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म से या तो कोऑर्डिनेशन हो रहा है या तो विरोध हो रहा है। और 10वां, सेकुलरिज्म के इंडिकेटर को धीरे धीरे यह त्याग दिया गया। मतलब अब रोजा, इफ्तार पार्टी, ये वो जो चीजें होती थी अब वो नहीं हो रही। ये 10 पॉइंट हैं जिसके बारे में आपकी समझ बनानी होगी। ये जो 10 पॉइंट हमने डिस्कस किया है, आप जान सब रहे हैं, समझ सब रहे हैं, लेकिन बात जब लिखने की आएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 10 पॉइंट आप क्रमबद्ध रूप से नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। आपको आता सब कुछ है, आप समझ एकदम रहे हैं, लेकिन बात जब लिखने की होती है ना, तो वही क्रमबद्धता नहीं आ पाती, और यही स्मार्टनेस है। कोई ऐसी इसमें चीज नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी है अथवा नहीं सोची है या नहीं जानते, लेकिन आपके माइंडसेट में इसका फॉर्मेट है या नहीं, बस इंपॉर्टेंट चाहिए। तो पहले पॉइंट्स में आपको ओरिजिनल पार्टी के बारे में बताना है, दूसरे में इसका रोल बताना है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है, तीसरा में बताना है चेंज क्या आया। तो आइडियोलॉजी के लेवल पर, सत्ता में आने पर लेवल पर, कॉलिब्रेशन के लेवल पर, प्रीवियस के लेवल पर, लीडरशिप के लेवल पर, कास्टिज्म के लेवल पर, फैमिलिज्म के लेवल पर, रीजनल इशू से ज्यादा डेवलपमेंट इश्यूज पर, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म। ये 10 पॉइंट हैं जिनको आपको डिस्कस करना है। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में ये प्रश्न था। आगे देखिएगा, जो अगला प्रश्न है, आनंद आ रहा होगा। गठबंधन की राजनीति में ऑपोजिशन का रोल क्या है? डू यू एग्री कि गठबंधन की राजनीति के बारे में पूछा है, और गठबंधन की राजनीति के जो इंडिकेटर हैं वो बदल गए हैं। आप बताएंगे कि ये क्या है, क्या बदला है? तो कॉलिब्रेशन गवर्नमेंट पूछ रहा है और इनका माइंडसेट पूछा है। तो वही बात, गठबंधन की राजनीति में क्या, कैसे, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या है भाई? न्यू नॉर्म्स ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। अब क्या होता है ना, पहले चुनाव के बाद होता था, अब होता है चुनाव पूर्व गठबंधन, इलेक्शन के पहले ही कोलेशन हो रहा है। दूसरा, आइडियोलॉजी एकदम कम हो गई है। पहले आइडियोलॉजी बहुत मायने रखती थी, अब आइडियोलॉजी का कोई रोल नहीं है। तीसरा, लीडरशिप बेस्ड कोलिशन हो रहा है। पहले आइडियोलॉजी बेस्ड कोलिशन होता था, अब लीडरशिप बेस्ड हो रहा है। चौथा, ये एक तरीके से आपकी
विवशता भी है कि आपके पास कोई चारा नहीं है। पांचवा, ये आपके आइडेंटिफिकेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। छठा, पहले कास्ट से होता था, अब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा चर्चे में आ गया। कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। तो पहले क्या होता था कि जातिगत मुद्दे प्रभावी होते थे, अब ऐसा नहीं है। तो यही 6 पॉइंट आपको डालने हैं कि एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो चल रहा है। शानदार पॉइंट से अगर आप लिखेंगे तो एबव 70% मार्क्स मिलेंगे। बिहार और कोलिगोस्टन गवर्नमेंट के इंडिकेटर क्या है? तो ये है सुशासन बाबू, मतलब गुड गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और नेशनलिज्म के ही इर्द गिर्द पॉलिटिक्स सेंट्रलाइज्ड है। ये 3 पॉइंट डाल रखिएगा, गुड गवर्नेंस, सुशासन, सोशल जस्टिस और नेशनलिज्म। दूसरा पॉइंट, पहले क्या होता था कि मिनिमम प्रोग्राम आता था, न्यूनतम साझा का कार्यक्रम, मिनिमम कोलिशन प्रोग्राम। अब सत्ता का साझा कार्यक्रम चल रहा है। मैंने एक व्यक्ति की बात पूछी कि पहले भी गठबंधन होते थे और अब भी होते थे, राजकिशोर जी हैं, नाम सुने होंगे, उन्होंने ये बात कही थी। तीसरा, बिहार में कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसका इंपॉर्टेंस सेंट्रल में भी है, मतलब अभी भी रीजनल पार्टी किंग मेकर के रोल में है। कंक्लूजन क्या डालेंगे कि सोशल मीडिया, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स के प्लेस पर पर्सन बेस्ड पॉलिटिक्स से कोलिब्रेशन गवर्नमेंट एक्टिव हो रही है। ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया, पार्टी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और पार्टी बेस्ड कोलिब्रेशन के बेस के स्थान पर पर्सन बेस्ड, मतलब बीजेपी में मोदी, जनता दल में नीतीश बाबू, आरजेडी में तेजस्वी बाबू। आइडियोलॉजी कोई उतनी महत्वपूर्ण नहीं आ रही है, ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार पॉइंट है और ये शानदार प्रश्न है, और इन्हीं प्रश्नों के बेस पर किसी भी व्यक्ति की थॉट 2 मिनट में चेक की जा सकती है और हो ही जाती है। अगले प्रश्न को देखिए। पूछ रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में मुस्लिम मुद्दे या माइनॉरिटीज वाले इश्यूज पूछ रहे हैं, आपका क्या रोल है? यह भी बहुत शानदार प्रश्न है। मेजर इश्यूज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज इशू, सबसे पहले इंट्रो डालेंगे और मेजर इश्यूज में डालेंगे कि माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स भारत में क्या महत्व रखते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वोट बैंक है, दूसरा सेकुलरिज्म के इंडिकेटर जो हैं उनमें बदलाव दिख रहा है, तीसरा मुसलमानों ने देश को क्या दिया या भारत के इतिहास में मुस्लिम समाज का क्या योगदान रहा, इसके बारे में खूब पढ़ने को मिल रहा है। मतलब नेशन के हिस्ट्री में उनका रोल क्या रहा वो देखा जा रहा है। और एक सेकुलर कंट्री में स्पेशल स्टेटस देने की बात जो हो रही है उसमें चेंज करने की बात कर रही है। क्या कॉमन सिविल कोड इंप्लीमेंट करो, 3 तलाक को खत्म करो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटीज स्टेटस को क्या, कैसे, किस तरह। सबसे बड़ी बात, 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ये कौन सी व्यवस्था है? यूएन कहता है कि 5% वाले ही माइनॉरिटीज हो सकते हैं, बट यहाँ पर तो 20% वाले भी माइनॉरिटीज में है। मतलब आइडेंटिफिकेशन और स्टेटस पर डिस्प्यूट हो रहा है। एक सेपरेट एजुकेशन सिस्टम, सेपरेट रिलीजियस लॉ, उससे भी डिस्प्यूट देखा जा रहा है। और ये कुछ प्रोविजन मैंने डाले हैं, 3 तलाक पर प्रतिबंध, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी जैसे जो प्रोविजन है, और इसे एक पॉलिटिकल इनबैलेंसशिप हो रहा है, उससे डिबेट हो रहा है। बिहार में भी यह दिखाई दे रहा है कि सेकुलरिज्म के पैमाने पर चेंज दिख रहा है, सोशल जस्टिस आरजेडी के साथ कोलिशन भी दिख रहा है, और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म से चैलेंज मिल रहा है, मतलब भाजपा चुनौती दे रहा है। और कभी पॉलिटिक्स के सेंट्रल में रहने वाले माइनॉरिटीज आज किनारे हैं। कंक्लूजन क्या दिख रहे हैं कि कई तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं, ऑर्गेनाइज वोट बैंक के रूप में इनका रोल कम हुआ है, और नेशनल इंटरनेशनल इंसिडेंट का भी असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर के भारत के मुस्लिम वर्ग से जुड़ी हुई बातें, इजराइल, फिलिस्तीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की घटना, मोहम्मद अल जिन्ना के काम, अयोध्या के राम मंदिर विवाद, इन सब से इफेक्टेड हो रहा है। मतलब मैं इस प्रश्न को जब बना रहा था ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई। सर ने पूछा ये क्यों डाले हो, मैंने कहा कि यही वो प्रश्न है जो किसी भी
पॉलिटी के अंडरस्टैंडिंग रखने वाले टीचर को जज कर सकता है। आज लक्ष्मीकांत पढ़ के लोग एक्सपर्ट बने हुए हैं, पॉलिटी के बड़े टीचर हैं। जरा कह दीजिए कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में माइनॉरिटीज का क्या रोल है और माइनॉरिटीज इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इफेक्टेड कर रहा है, और एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में माइनॉरिटीज पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेके क्या थॉट में बदलाव आया है और बिहार कैसे इफेक्टेड हुआ है, इसी को जरा एनालिसिस कर दीजिए। जब मैं लिख भी रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मेरे सामने भी सबसे बड़ी बात आई कि क्रमबद्धता मेरी न टूटे और सारी चीजें आ जाए, तो मैंने इसको लिख लिया। अब आप इसको फिर से जब प्रिंट आउट लेंगे, हाथ में लेके बैठेंगे, तो सारी चीजें, थॉट्स 2 बार 3 बार सोचेंगे तब क्लियर होगी, और सोचने के बाद जब लिखने बैठेंगे ना, तब आपको ओरिजिनलिटी पता लगेगी कि साधारण सा दिखने वाला प्रश्न इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है। अब आते हैं जीएस के दूसरे सेक्शन में। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमी आता है। सबसे पहले नॉर्मल सा सवाल है करंट अफेयर्स का, जो यूरोप और इंडिया के बीच में एफटीए हुआ है उसके बारे में बताइए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा है, और तीसरा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। तीनों क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, दिख रहा है। तीनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। हाउ विल एफटीए इफेक्ट इंडिया, तो आपको बताना होगा। पहला पॉइंट, हम यूरोप के बाजार तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। दोनों पॉइंट एक ही में। दूसरा है, जो अभी हमारा इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है रिड्यूस होकर 26% रिड्यूस हो सकता है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ेगा। चीन से पैरेलल हम खड़े भी हो सकते हैं यूरोप के साथ। एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। पांचवा है, सर्विस सेक्टर हमारा बूम होगा। छठा है, हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उनमें हमको चैलेंज मिलने वाला है। और सातवां है कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ कोऑपरेशन कर रहा है, वो टेक्निकल एरा में होगा और वो एनर्जी सेक्टर में भी होगा। ग्रीन एनर्जी के लिए लगभग $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। मुझे याद हो गया 7 पॉइंट ये। तो पहले 7 लाइन इसी को एक्सटेंड कर देना है कि भारत पे ऐसे असर डाल सकते हैं। हाँ, कुछ चैलेंज भी हैं, जैसे इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडिया का केमिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो इससे इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल और केमिकल बनाने में यूरोप बहुत आगे है। दूसरा, जितने भी बड़े बड़े कार हैं, BMW, मर्सिडीज बेंज, नाम तो सुने ही होंगे, पावलो वगैरह वगैरह। दूसरा है, भारत में कुछ जो पेटेंट रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या फिर बौद्धिक संपदा, उनको चुनौती मिलेगी। और तीसरा है, डेटा सिक्योरिटी और कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, उनको पालन को लेके भी आएगा। चौथा मुझे लगा कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये 3 चीजें हैं। चैलेंज रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ कंक्लूजन डाले हैं मैंने यहाँ पे, मतलब इसकी जरूरत नहीं है। हमारी पहुंच इतने देशों तक होगी, हमारा IT सेक्टर बूम करेगा, हमारा कपड़ा, चमड़ा, कॉफी, समुद्री उत्पाद ये बूम करेंगे। बट हमारे जो कार उद्योग हैं उनके ऊपर अभी 110% टैक्स यूरोप के कारों पे लगता है, वो घट के 40% तक होगा। तो चैलेंज में मतलब अगले आने वाले टाइम पीरियड पर BMW, वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज बेंज ये सब सस्ते होने वाले हैं। तो हमारे क्या होगा, मारुति का। जब भी इन तरह की चीजों को डिस्कस करें ना, तो बहुत ज्यादा इसमें इमोशनली अटैचमेंट होने की जरूरत नहीं है। इसमें बस वही सारे पॉइंट्स डालिए जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है और लिख डालिए। यहां देखिएगा ऐसे ही ये सारी चीजें। दूसरे प्रश्न को देखिए, हंगर इंडेक्स के बारे में, भूख के बारे में पूछें, सब कुछ जानते ही हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो इसमें आपको लिखना क्या है, सबसे पहले आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग डालनी है और स्कोर डालना है। दूसरे पॉइंट्स में चाइल्ड मॉल न्यूट्रिशन का क्या रेट है। तीसरे पॉइंट में जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है। और चौथे पॉइंट में जो बात उठाई जा रही है वो क्या है। और पांचवें पॉइंट में कि GHI में कहा गया है कि मॉल न्यूट्रिशन के ये कारण है, वो बताए। यही 5 लाइन लिख देना है। एवरीबडी नोन अबाउट इट। व्हाट इज द रोल ऑफ मॉल न्यूट्रिशन एंड रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स से अबाउट इंडिया, जो भी है कथा कहानी है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन,
दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, नाम सुने होंगे। तो दाल प्रभु के गुण गाने का माध्यम नहीं है, दाल न्यूट्रिएंट अरेंज कराने का एक मेथड भी है। लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से दाल हमारे यहाँ प्रोडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हरित क्रांति का जो सबसे बड़ा जोर रहा है वो गेहूं और चावल पर ही रहा। पहली बात, भारत सबसे ज्यादा दाल प्रोड्यूस करता है, दाल खाता भी है और दाल इंपोर्ट भी करता है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ खाने में दाल ना हो तो लगता है कि हाँ भाई खाना खाना नहीं, भोजन भोजन नहीं है। तो इसी पल्स के क्राइसिस को देखते हुए मिशन को स्टार्ट किया गया। तो पहले पैराम बनाना है नीड टू दिस मिशन। तो नीड क्या है, तो हम अपने इंपोर्ट को कम करें। दूसरा, जो फॉरेन करेंसी आती है खर्च होती है उसको करना है। न्यूट्रिएंट और हेल्थ प्रोटेक्शन देना है, प्रोडक्शन में स्टेबिलिटी लाना है, और जो जितने भी मार्जिनल फार्मर हैं उनको एक रिटर्न अरेंज कराना है। गवर्नमेंट ने ये 5 बातें बोली हैं, सीधे उठा के डाल दीजिए, कोई लाग लपेट नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है, तो उसमें सेकंड पैरा में आपको बताना है पहले पॉइंट में कि एक इतने से इतने टाइम पीरियड तक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, एम्बिशन क्या रखा है, तो इतने लाख टन से इतने लाख टन तक जाना है। कितने डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, तो इतने। जो सीड्स अरेंज कराए जा रहे हैं वो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत नेफेड, एनएफसी और पीएम आशा परचेज करेंगे। लगभग इतने लाख हेक्टेयर पर पल्सेस की खेती होनी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने के लिए सब्सिडी भी दे रही हैं, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी फैसिलिटी दे रही है। चैलेंजेस क्या है, तो भाई क्राइसिस है, जोखिम है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, मार्केट में बिचौलिए बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरीके से कहिए कि स्टोरेज फैसिलिटी भी मिनिमम है। चुनौतियां नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है, क्या पूछ रहा है ये देखिए, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की आवश्यकता और रणनीति, मतलब नीड एंड स्ट्रैटेजी। तो नीड एंड स्ट्रैटेजी जब मैं प्रश्न लिख लिया तब मुझे ध्यान आया कि चैलेंजेस नहीं पूछा, बट आगे अगर पूछ दे तो ये जानिए। सबसे पहले वही दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो जो मेन चीज है, एग्जामिनर जानना चाहता है कि भाई ये तथ्यात्मक चीजें तो ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें तो ठीक है, जो गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स में जो चीजें दी गई हैं वो आपने मेंशन किया है कि नहीं। इट मींस अगर आपने टाइम ड्यूरेशन, टारगेट्स, आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत एमएसपी तो नहीं है बट ये ऑर्गेनाइजेशन परचेज करेंगे, ये वगैरह वगैरह। अभी एक एग्रीकल्चर से बच्चा इंटरव्यू देने आया था, मैंने उससे यही पूछा, ये बताओ हमारे यहाँ दाल का प्रोडक्शन निरंतर घट क्यों रहा है। बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा सर जितने जमीन में हम लोग गेहूं बोते हैं और चावल बोते हैं उसका रिटर्न मिलता है, बट दालों का रिटर्न नहीं मिलता, इसलिए किसान दाल नहीं उपजाते हैं। ये बात मुझे नहीं पता थी कि आखिर फेलियरनेस क्यों हो रहा है। तो मैंने पूछा अपने गांव वालों, तो उन्होंने भी यही बात बताई। मतलब मुझे वो जज करना था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे कि कल भी एक डिस्कशन हो रहा था कि अगर हॉर्टिकल्चर इतना बढ़िया है तो किसान सारे हॉर्टिकल्चर क्यों नहीं उपजा रहे हैं। तो बाद में पता लगा कि हमारे यहाँ 70% फार्मर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इसलिए इन्वॉल्व हैं कि अगर वो अनाज नहीं उगाएंगे तो खाएंगे क्या, फिर बाजार से खरीदना होगा। तो या तो वो उनके पास जमीनें नहीं है और जो जमीन है उस पर अनाज उगाए, अब कहां से अमरूद का पेड़ लगाएंगे या आम का पेड़ लगाएंगे, जहां है तहां है। तो मेन प्रॉब्लम यही है। तो दालों का प्रोडक्शन गिर रहा है भारत में, उसके पीछे कारण ही यही है कि फार्मर्स को रिटर्न नहीं मिलता, और उसी को मोटिवेट करने के लिए पॉलिसी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार के रूरल एरिया में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और उसका रिव्यू करना है। ठीक उसी के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं, पीएम सेतु है। हाँ, दो क्वेश्चन एक साथ लेते हैं, पीएम सेतु। तो रूरल एरिया के बारे में पूछना है, रिव्यू रूरल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ बिहार या रूरल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप बताएंगे, रिव्यू करेंगे कि रूरल परसेंटेज कितना है, फिर कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, फिर डेंसिटी कितनी है, फिर लिटरेचर की क्या स्थिति है, वुमेन्स अगर पता है वर्किंग फोर्स, और फिर एक जो पलायन का कल्चर है वो माइग्रेशन का। ये 5 से 6 पॉइंट आपको पहले पैरा में डिस्कस करना है। पैरा चेंज, दूसरे पैरा में बताएंगे कि बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है
तो इसमें ये 5 चीजें आनी चाहिए, एक 7 निश्चय 2.0, फिर जीविका स्कीम, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो चीजें हैं, फिर एजुकेशन और हेल्थ के लिए, और फिर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव क्या हो रहा है। ये 5 चीजें आनी है डेवलपमेंट प्लान फॉर रूरल एरिया, बस, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। पीएम सेतु भारत के लोगों को, खासकर भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटीआई को प्रमोशन करने की बात की जा रही है। पर 2 चीजें हैं, भारत में जो आईटीआई में पढ़ाया जा रहा है वो नहीं बात कर रहा हूं, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो पढ़ाया जा रहा है वो फ्रांस के 6 क्लास के पॉलिटेक्निक में आज पढ़ाया जाता है। मैं तो अपना सर पीट रहा था कि मैक्रोन आए हैं फ्रांस के, और किस तरह वो किस बेस पर कर रहे हैं कि भारत एआई का नेतृत्व करने वाला, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। कारण क्योंकि हमारे यहाँ जो 40 लाख मैन फोर्स हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं, जो खुद नीति आयोग का आंकड़ा है, वो कह रहा है इसमें सिर्फ 12% काम करने लायक है। वर्ल्ड बैंक तो 15% कहता है, नीति आयोग थोड़ा घटा देता है कि नहीं 15 नहीं 12 ही है। हमारे देश के इंजीनियरों का यही तय नहीं रहता कि वो क्या करेंगे। जितने लाफ्टर चैलेंज की नौटंकी है वो उसमें शामिल है, और जितने भी नए नए काम कर रहे हैं वो हमारे इंजीनियर ही कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग मजाक हो गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कुत्ता आपने देखा होगा, एआई डॉग। ये सारी रियलिटी को किनारे करिए और सेतु के बारे में बात करिए कि इतना पैसा लगाया गया है, इतने आईटीआई को टीसीएस इंप्रूव कर रहा है, और भी कई फलाना ठिकाना, वही बातें करनी है कि इतने हब बनाने हैं, इतने स्कोप मॉडल बनाने हैं, आईटीआई का मॉडर्नाइजेशन करना है, सेतु के बारे में इंडस्ट्री के साथ कनेक्टिविटी करना है, हब बनाना है, एडुकेशन सेंटर बनाना है, ट्रेंड प्लेसेस बनाना है। इंपॉर्टेंस क्या है, इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इतने से ज्यादा आईटीआई को मॉडर्नाइजेशन करना है, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, टेक्निकल एजुकेशन ज्यादा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और 2025 में यह स्कीम्स स्टार्ट की गई ताकि भविष्य के विकसित भारत की बुनियाद डाली जाए। गलगोटिया वाले कुत्ते के माध्यम से भविष्य के भारत की बुनियाद डाली जाए। कभी कभी ना मुझे पीएम साहब पर इतना गुस्सा आता है कि आप अपने थोबड़े को चमकाने के लिए कितना बेवकूफ बना रहे हैं हम। पर पीएम साहब पर गुस्सा करके मैं क्या करूंगा, क्योंकि भारत में राजनीतिक संस्कृति इसी बेस पर चलती है, और किसी भी मुद्दे पर कोई गंभीर बहस होती नहीं है। देखिए, आप ही देखिए क्या आप करेंगे भाई, आईटीआई को हब बना रहे हैं, लेकिन दूसरा एक ये भी है तरीका, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसको कहाँ से एजुकेशन देंगे, कहाँ से नौकरी देंगे। तो भाई ठीक है, आईटीआई पढ़ा रहे हैं, जाओ सऊदी अरबिया में काम करो, पैसे कमाओ, कुछ तो बेहतर करोगे। दूसरा, या तो भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। तो बेबसी सरकार की भी है, बेबसी हमारे देश के विशाल आकार को लेके भी है। तो मोदी साहब या पीएम की जगह कोई भी रहता तो अपना थोबड़ा ऐसे ही चमकाता। तो अभी चीजों को जानिए, मुस्कुराइए, इग्नोर करिए, और कागज पे लिख के चले आइए कि हाँ जी, भविष्य के विकसित भारत की बुनियाद बन रही है। बस आपका टारगेट एसडीएम बनना होना चाहिए। आगे देखिए, पूछा है एथनॉल कार्यक्रम, एथनॉल बेस्ड जो प्रोग्राम है, कोऑपरेटिव चीनी मिल को कैसे हेल्प करेगा, और बिहार के सेक्टर में क्या यूटिलिटी है। आ जाइए देखिए, सबसे पहले आप डालेंगे कि यह इनकम में हेल्प करेगा, या फिर इम्पैक्ट ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल, क्या डालेगा भाई, फ्लो बढ़ा सकता है, स्टेबिलिटी ला सकता है, जो चीनी मिल बंद है उनको एक्टिव कर सकता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। 5 पॉइंट डिस्कस करिए, फिर डालिए, क्या डालिए, जो कोऑपरेटिव चीनी मिल की प्रोडक्टिविटी है, ये लाइन याद रखिएगा, बहु फीड स्टैक, मल्टी फीड स्टैक बायो फर्टिलाइजर में चेंज ला सकती है, इम्पैक्ट ऑन बिहार। तो ये बच्चे ने एक बार ऐसे कर दिए स्केच से, तो ये मिट ही नहीं रहा है, क्या करें अब। जो भी मिल्स हैं उनको फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, बिहार में जो माइज उनका यूटिलाइज कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। कुछ और चीजें हैं, जैसे कि बिहार में 15 चीनी मिल्स, शुगर मिल्स कोऑपरेटिव से जुड़े हैं, फिर 9 मिल जो बंद हो चुके हैं, और 2 मिल स्टार्ट हुए हैं। ये 2 मिल कौन है, सकरी और रैयम, 2 डिस्ट्रिक्ट में है।
तो जब आप इस प्रश्न को लिखें तो बिहार में जो अभी हो रहा है इधर 1-2 सालों में, वो भी आपके आंसर में आना चाहिए। एवरीबडी नोन अबाउट इट कि जब ये चीजें चलेंगी तो इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बिहार में अभी क्या हो रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स पटना संस्करण में ये मैंने खोजा तो ये मिला। आगे देखिए, शानदार प्रश्न है। विदाउट सोशल जस्टिस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं, और विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल जस्टिस हो ही नहीं सकता। शानदार प्रश्न इसलिए कि बिहार में आने ही वाला है, अब आज आए या कल है, क्योंकि आईएएस में 3 बार आ चुका है, तो वो बिहार में आने ही वाला है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आएगा, चाहे जिस रूप में आए, चाहे वो मेंस में आए, चाहे वो ऐसे में आए, कि विदाउट सोशल जस्टिस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मतलब नहीं, और विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल जस्टिस गेन भी नहीं हो सकता। शानदार प्रश्न की श्रृंखला कड़ी में रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, यही आपको एक्सप्लेन करना है। क्या हमारे पास रिसोर्स कम है, रिसोर्स बढ़ाना है। हमारे पास अपॉर्चुनिटी कम है, इसको एक्सटेंड करना है। हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इसको दूर करना है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी सोशल जस्टिस, सोशल चेंज का रास्ता निकलेगा, और सोशल चेंज होगा तभी तो सोशल जस्टिस मिलेगा। ये 5 पॉइंट की फीलिंग आपके पहले पैरा में आना चाहिए। एकदम कंसेप्चुअल पार्ट है, इसमें फैक्ट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, और जो बीपीएससी का ट्रेंड है कॉन्सेप्चुअल पार्ट का, वो यहां पे दिख रहा है। पैरा चेंज करेंगे कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक ग्रोथ में रिलेशनशिप बताना है, कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तभी तो सोशल जस्टिस का रास्ता निकलेगा, नहीं तो अनइक्वलिटी बढ़ती जाएगी। अनइक्वलिटी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी आएगी, सोसाइटी में रिवोल्ट हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी जरूरी है कि ये डेवलपमेंट को ह्यूमन फेस देता है। पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे एट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, उसी तरह इकोनॉमिक अनइक्वलिटी भी बढ़ रही है। हमारे यहाँ जॉबलेस ग्रोथ की बात आ रही है। ऑक्सफैम रिपोर्ट कह रहा है कि इतने % लोगों के पास इतने % प्रॉपर्टी देखी जा रही है, और बाकी 40% आबादी इतने रुपए पर जी रही है, या फिर ऐसे। या फिर चौथे पॉइंट में बताना है कि डेवलपमेंट का बेनिफिट इक्वल नहीं है, इंक्लूसिवनेस नहीं है, और कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास जैसी आइडियोलॉजी इफेक्टिव नहीं हो रही है। तो सुधारिए इसको। क्या है, इनिशिएटिव होनी चाहिए कि हम इंक्लूसिवनेस के पॉलिसी को आगे लगाएं, सबका साथ सबका विकास लगाएं, सात निश्चय जैसी योजनाओं को और अच्छे से इंप्लीमेंट करें। कंक्लूड करिए, सोशल जस्टिस का एम्बिशन इकोनॉमिक ग्रोथ से ही अचीव्ड हो सकता है। शानदार प्रश्न, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं ना कि इस एक प्रश्न से एक बच्चे की रियल अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाती है। आईएएस वाले सारे प्रश्नों की यही विशेषता होती है कि वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि बच्चे का फंडामेंटल नॉलेज क्लियर हो जाता है, और जो आईएएस में पूछ दिया वो घूम फिर के बीपीएससी में 1 साल 2 साल 3 साल पर आता ही नहीं। तो आज मैं फिर कह रहा हूं, डेट है 27 फरवरी, नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आ गया, आएगा या आने वाला है, तीनों कंडीशन पर होता है, जिसपे मैं 110% कॉन्फिडेंट हूं ये प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक के पास जो गोल्ड बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ने से क्यों बढ़ रहे हैं, इंपैक्ट बताइए। और फिर बिहार के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में जो चेंज हुआ है उनके ऊपर बोलिए, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की पॉलिसी के बारे में बताइए। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में ये भी है भाई, क्यों बढ़ रहा है, तो आपको बताना है कि भाई 2025 में $100 बिलियन रहा, अभी क्या है, तो ड्यू टू स्टॉक के क्यों बढ़ रहा है, डाइफ्लेशन हो रहा है, एक अनस्टेबिलिटी का है, तो सब लोग डॉलर खरीद रहे हैं, डी डॉलरेशन का कॉन्सेप्ट है, और इसका एक मूल्यांकन या वैल्यूएशन गेन भी हो। इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, हेवी करेंसी हमारे पास स्टोरेज है, डॉलर पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, और फॉरेन करेंसी में स्वर्ण बढ़ रहा है, मतलब 10 से 16% तक हो चुका है। ये अभी फरवरी 2026 तक का आंकड़ा है, कंक्लूजन में जो भी हो। फिर बिहार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बताना है, स्टेटस और डेवलपमेंट पॉलिसी, थोड़ा फैक्चुअल आपको बताना होगा इंट्रो के बाद,
कितने इंडस्ट्री हैं, कितने जोन हैं, कितने क्लस्टर हैं, कितने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, कितने स्मॉल इंडस्ट्री हैं, और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन बिहार में क्या है। ये पहले पैरा में 6 पॉइंट एग्जामिनर आपसे उम्मीद करेगा आप डालें, और किसी भी किताब में आपको आसानी से मिल जाएगा। लाल किताब बुल्लू किताब माहिर है इस तरह के फैक्ट देने में। फिर बिहार सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसी, थोड़ा सा उसके बारे में बोलना है, और बिहार सरकार क्या कर रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसमें ये 4 पॉइंट, 4 में से 3 भी लिख देंगे एनफ है इसमें। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए, इथेनॉल के लिए, इनोवेशन के लिए, फिर क्लस्टर डेवलपमेंट। एग्जामिनर ये शब्द आपके आंसर में खोजना चाहेगा क्योंकि उसके पास वही शीट मिली है। फिर रिव्यू करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और लास्ट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहे तो कंक्लूजन भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को लेकर के जो चीजें हुई हैं आपके बारे में, आप उसके बारे में अपना नजरिया रखते हैं कि नहीं। अब आते हैं साइंस में। 4-5 करंट के क्वेश्चन है। एक, अंटार्कटिका रीजन में इंडिया जो कर रहा है उसके बारे में बताइए, और IUCN में इंडिया के क्या स्टेटस है, और एरोसोल का प्रदूषण कैसे इफेक्टेड डाल रहा है। ये 3 प्रश्न लेते हैं, फिर बिहार सरकार की ऊर्जा नीति पर आएंगे। एक साथ लेते हैं। आर्कटिक रीजन में पॉलिसी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, एक एम्बिशन क्या है जो एस्टैब्लिश किए गए हैं, एवरीबडी नोन अबाउट इट, मैत्री क्या है, एक्ट कैसे आए, और हम 56 देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं। पैरा चेंज फिर बताएंगे कि इसका हम इसलिए यूटिलाइज कर रहे हैं कि यह क्लाइमेट चेंज के स्टडी में हेल्पफुल है, यह एक साइंटिफिक स्टडी है, और फिर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, और फिर इसका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में यूटिलाइजेशन हो रहा है। देखिए, जलवायु अध्ययन कैसे होगा, वैज्ञानिक अध्ययन क्या, रणनीतिक उपस्थिति कैसे, और पर्यावरण संरक्षण, मतलब ये फीलिंग होनी चाहिए इंपॉर्टेंस में। बस हो गया। फिर अगले क्वेश्चन को देखिए। IUCN के बारे में पूछा है, तो पहले पैरा में आप बताएंगे कंक्लूजन के बारे में। ये थोड़ा सा प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिएगा, बच्चे लोग इसको रट के निकल जाते नहीं, कि ये जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, इंडिया को किस स्टेटस में डाला गया, और जो फैक्ट भारत में बताया गया स्टेटस ऑफ इंडिया इन IUCN, सबसे पहले बताना है इसमें कि जो हमारे यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस हैं उसमें गुड विथ सम कंसर्न और सिग्निफिकेंट कंसर्न, ये 3 स्टेटस है। आपको क्रमबद्ध रूप में तीनों स्टेटस के बारे में लिखना। फिर खतरा किससे है, 5 बड़े कारण बताए गए हैं जिसके वजह से वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस हमारे यहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में जा रहे हैं, उनके बारे में बताना है। फिर बताना है कि इंडिया के फॉरेस्ट एरिया पर क्या आया, तो एक लाइन में लिख सकते हैं कि भारत में वनावरण बढ़ा है और विश्व के 9वें रैंक में इसकी देखी गई। फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या है, तो एक पॉइंट ये। फिर कोई अगर नया प्लेस प्रोटेक्टिंग प्लेस में आया है तो उसके बारे में, जैसे तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में समुद्री घास वाला डुगोंग स्थल, ये आपके उत्तर में आना चाहिए। और फिर जो भारत सरकार कर रही है वो अटेम्प्ट कैसा है, क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है, और इकोनॉमिक इकोसिस्टम के मैनेजमेंट में क्या कंडीशन है, इसके बारे में इतने पॉइंट लिखने होते हैं। जब मैंने अपने एक फ्रेंड जिसका एनवायरमेंटल साइंस से PG है, वो उनसे मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया तो वो भी कहे इससे भी ज्यादा होता है। हमने कहा बस करो, जनरल स्टडी है, स्पेशलिस्ट स्टडी नहीं है। मुझे सामान्य अध्ययन बताना है, जो भी अखबार में मैगजीन में इंफॉर्मेशन आती है वो यही आती है, और इतना ही जानकारी होनी चाहिए। बस इसमें क्रमबद्धता पता होनी चाहिए। PT के लेवल पर तो सब लोग रट लेते हैं, बट मेंस के लेवल पर उस चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है, बस इसकी आदत थोड़ी सी डालनी है। अगला देखते हैं एरोसोल प्रदूषण के बारे में। तो पहले पैरा में आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे इफेक्टेड हो रहा है, WHO ने क्या है, और कोई अन्य और ग्लोबल रिपोर्ट है तो मतलब एरोसोल पॉल्यूशन के बारे में ये 4 लाइन एक पैरा में लिखना है। पैरा चेंज। फिर बताएंगे कि क्या कारण है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर एरोसोल पॉल्यूशन का, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, जो PM इतना निकल रहा है, फिर कचरा, पराली जलाना, और फिर कुछ नेचुरल चीजें हैं जिसके वजह से एरोसोल होता है। फिर बताएंगे, यही इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ एरोसोल पॉल्यूशन। तो इसमें आपको या तो WHO के बारे में लिखिए
या तो आईपीसीसी के बारे में, जिन्होंने भारत में बढ़ते हुए एरोसोल प्रदूषण के बारे में लिखा है। जैसे ह्यूमन हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो कौन सा पार्ट इफेक्टेड हो रहा है, कौन सी बीमारी हो रही है, इस बीमारी का क्या परिणाम हो रहा है, और डब्ल्यूएचओ ने कुछ कहा है तो पहले लाइन में ये लिखना होगा। बच्चे लोग बीमारी तो लिख आते हैं बट उसका इम्पैक्ट और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट नहीं लिखते कि 2025 के इस रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। वही चीज है कि इससे हिमालय रीजन कैसे इफेक्टेड हो रहा है, इंडिया का क्लाइमेट कैसे इफेक्टेड हो रहा है, जो सोलर एनर्जी वाले आते हैं उससे कैसे इफेक्टेड आ रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि सिर्फ प्रदूषण से भारत की इकोनॉमी की जीडीपी का इतना चपट लगता है। इतने पॉइंट होते हैं लिखने में, लेकिन जानते हैं क्या होता है कि साधारण से दिखने वाले प्रश्न का उत्तर लिखने में बच्चे गुमराह हो जाते हैं। अनान फनान में बस प्रदूषण ये लिखाते हैं। जो मूल बात है इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट में हमेशा आपको कंटेंट लिखना रहता है जो बस है, जो रिपोर्ट में आया है। आगे देखिए, बिहार सरकार की एनर्जी पॉलिसी के बारे में पूछा है कि रिव्यू डालिए। फिर उसके बाद से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में बिहार सरकार का इनिशिएटिव पूछे। दो क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। तो एनर्जी पॉलिसी में आ जाइए, अनाउंसमेंट, फिर एम्बिशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन, ये तीन चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। एनर्जी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, फिर पैरा चेंज करेंगे, कैरेक्टर ऑफ दिस पॉलिसी, तो एम्बिशन, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या है, एनर्जी स्टोरेज कितनी है, फिर बिहार गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए क्या कर रही है, फिर गवर्नमेंट क्या मोटिवेशन दे रही है, बिजली वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पैसा कितना दी है, फिर डिसेंट्रलाइज एनर्जी को लेके क्या कहिए, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, लाइवलीहुड के लिए, और जो हम रोजमर्रा प्रयोग करते हैं उनके लिए। कुछ बिहार गवर्नमेंट की जो नियामकीय एजेंसियां हैं, मतलब बिरडा, उनके माध्यम से क्या करना है, और कुछ अन्य और चीजें बिहार सरकार ने की है, जैसे 7 निश्चय में नेट जीरो के लिए, तो वो लिखना है। शानदार प्रश्न है, दिखने में लगने वाला इतना आसान सा प्रश्न, बिहार सरकार की ऊर्जा नीति। तो यही कहेंगे इतनी बिजली है, इतना बिजली उपजाना है और इसके लिए सोलर लैंप लगाना है, बस। लेकिन ऐसे उत्तर नहीं लिखा जाता, सारी चीजें क्रमबद्ध रूप में होती है। इंफॉर्मेशन आपके पास है, इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। सारी जो भी आप कंटेंट पढ़ रही होंगी मैगजीन में, ये सब चीजें हैं। आगे आइए, इन्वायरमेंटल पॉलिसी, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर उसका नाम है, उसका टारगेट है और स्टार्ट कब हुआ, तो ये बताना है। इनिशिएटिव, पैरा चेंज, फिर आपको बताना है कि भाई कर क्या रही है, तो जल जीवन हरियाली मिशन, इसमें क्रमबद्ध रूप से ये तीनों चीज आनी चाहिए, इनिशिएटिव, एम्बिशन और अचीवमेंट। फिर बिहार सरकार हरित आवरण या नगर की स्थापना कर रही है, या इसमें वही चीजें लिखी है, साइलेंट फीचर ऑफ द एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ बिहार गवर्नमेंट। फिर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या, पटना में कैसे ये एस्टैब्लिश्ड हुआ है। फिर नगर निकायों का इतना रोल, नगर निगम को टारगेट किया गया, पराली के ऊपर है, प्लास्टिक यूटिलाइजेशन पर कुछ डायरेक्शन है, एयर कंट्रोल पॉलिसी के ऊपर कुछ डायरेक्शन है, और बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर जो अप्रोच है, वो अप्रोच ये दो तरीके से है कि डेवलपमेंट विथ सस्टेनेबल, क्या नाम है, डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो चीजें हैं। इसी को क्रमबद्ध रूप में लिखना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, उसकी क्या अचीवमेंट है, क्या अपॉर्चुनिटी है और बिहार के लिए क्या है। तो सबसे पहले इंट्रो के बाद बायोटेक्नोलॉजी का अचीवमेंट नेशनल लेवल पर क्या है, तो इतनी रैंक है, इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ है, वैक्सीन निर्माण में अभी हम इतने सप्लाई कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ में, फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 4 पॉइंट डालना है। जो मेन पॉइंट है मैंने लिख दिया, जैसे बायो इथ्री $303 बिलियन 2030 तक लेके आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज क्या है बिहार में भी, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूटिलाइज हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी डेवलपमेंट, हेल्थ में, इंडस्ट्रियल रूरल डेवलपमेंट में, जैविक प्रोडक्शन में, स्किल डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में। ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है। जब भी आप लिखेंगे बिहार में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो एक बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी, या फिर ये जो बिहार सरकार कर रही है
BIADA बिहार डेवलपमेंट बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट या फिर कितनी सब्सिडी दे रही है, रिसर्च एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, बायोटेक पार्क के लिए। ये आगे आने वाले जो भी आप बिहार के बायोटेक में पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा या डिटेल जानना होगा। आपके आंसर में इतनी चीजें झलकनी चाहिए कि बिहार की जैव प्रौद्योगिकी नीति का विश्लेषण करें। अगर ये सवाल आता है तो यहां पर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि बिहार के लिए भी क्या अपॉर्चुनिटी है और चैलेंजेस है, तो इतने पे ही समेट देना है। और लास्ट क्वेश्चन है टेक्निक्स के बारे में, क्या टेक्नोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्पफुल है तो बिहार में कैसे इफेक्टिव है। ये भी प्रश्न IAS में भी आ चुका है। बिहार में एक बार कभी घूम फिर के आया था आपदा प्रबंधन में, उसी को जोड़ा गया है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका रोल है। परंपरागत चीजें हैं कि चेतावनी से लेके मैपिंग में, निर्माण में, सर्चिंग में, अवेयरनेस में, ये 5 पॉइंट चेंज करेंगे। अब आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्या कर रहा है। तो उसमें इंद्रवज्र सैटेलाइट डाटा, फ्लड कंट्रोल सिस्टम में, GIS ड्रोन सर्चिंग, फिर कम्युनिकेशन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सोशल मीडिया का रोल, फिर BSDM में क्या है, TCS के साथ जो समझौता हुआ है और कुछ ग्लोबल रूप में भी हुआ है, ये बिहार सरकार कर रही है। इतने पॉइंट आपके उत्तर में आना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आनी चाहिए। समझ में आ गया? आ ही जाएगा। तो 5 मिनट और। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो हम लोगों ने बातचीत की, आपने चीजों को समझा होगा, जाना होगा कैसे चीजों को लिखते हैं, कैसे चीजों सवाल आते हैं। हम्म, हम्म, कैसे सवाल आ रहे हैं, सारे सवाल किस तरह करंट सिनेरियो से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक के कॉम्प्लिकेटेड सवाल, कॉलिपेशन गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, बिहार का असेंबली इलेक्शन, प्रियम्बल पर होने वाला डिबेट, माइनॉरिटीज पॉलिटिक्स पर होने वाला डिबेट। फिर इधर आ जाइए तो इकोनॉमी की करंट की चीज़ें, जोग्राफी की करंट की चीज़ें, बिहार की करंट इकोनॉमिक पॉलिसी, जोग्राफिकल पॉलिसी, या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इशू और टेक्नोलॉजी का बिहार में यूटिलाइजेशन। सारे प्रश्न देख रहे हैं कैसे मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। कोई AI का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे लिखना होता है। मेरे इतने बोलने का, बकबकाने का एकमात्र रीजन यही है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही हैं तो फिर इससे बेहतर कोई अन्य और तरीका नहीं है लिखने का। लेक्चर को सुनिए, क्वेश्चन को हाथ में रखिए और फिर इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपका पता लग जाएगा कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं और इन पेपर में लिखना क्या होता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब आप इस चीज़ों को पढ़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि हमें जानकारी तो सब कुछ है, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, सीखना क्या है, तो उत्तर कैसे लिखें। और जिस दिन ये थॉट क्लियर हो जाएगी ना, आप अपना मार्क्स खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे इतने नंबर इस मेंस में मिलेंगे। 98% बच्चों को तो यही नहीं पता रहता है कि वो लिख क्या रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन ठीक रहता है, उसके बाद खुदा गवाह रहता है। तो ऐसा नहीं है, सारे प्रश्नों का एक माइंडसेट होता है। एग्जामिनर के पास यही चीजें रहती हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप भी बता चुका हूँ। चलिए इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।